जो कहानी मैं भी आपको सुनाने वाला हूं, ये वाकया लिटरली आपका ईमान हिलाकर रख देगा। जून 2025 में फिलीपींस के शहर नागा सिटी के अंदर 8000 से ज्यादा कैथोलिक्स इबादत में मसरूफ होते हैं। ये बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ पैना फ्रांसिया में अपने मास में मसरूफ होते हैं कि अचानक एक औरत की निगाह आसमान की तरफ पड़ती है और वो ये देखती है कि बादलों के अंदर एक क्रैक ओपन होता है और इस क्रैक से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होता है। रोशनी इस क्रैक के साथ मौजूद है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाजू खुले होते हैं क्रूसिफिकेशन के निशान की तरह। पहली औरत चिल्लाती है जीसस इज हियर और दूसरी औरत सजदे में गिर जाती है। लोग अपना मोबाइल निकालकर इस इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं और देखते ही देखते ये वीडियो इंटरनेट पर 500 मिलियन व्यूज क्रॉस कर जाती है। इंटरनेट पर हैशटैग जीसस इन द स्काई इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगता है। पर आपको क्या लगता है ये अपनी नौइयत का वाहिद वाकया है? हरगिज नहीं। बिल्कुल इसी तरह ठीक जुलाई के अंदर अलाबामा के स्काईज के अंदर एक बहुत बड़ी प्रोजेक्शन, एक बहुत बड़ा इमेज नजर आता है और ये इमेज भी किसी और का नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का होता है। और ये एक दिन नहीं, कई दिनों तक अलाबामा के स्काईज में रहता है और इंटरनेट पर आज भी इसकी वीडियोस मौजूद हैं। पर इसके अलावा भी फरवरी 2025 के अंदर आई विटनेसेस रिपोर्ट करते हैं कि यरूशलेम के बादलों में भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा गया है। अब ये सब कुछ आपकी निगाहों के सामने हो रहा है, ये सब कुछ इंटरनेट पर मौजूद है और ये सब कुछ क्या सच है? क्या ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर फौरन होने वाला है या हो चुका है, या ये जो कुछ आपके सामने हो रहा है एक धोखा है, एक फ्रॉड है? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 1994 में, जब कनाडा का एक जर्नलिस्ट सर्गी मोनास्ट एक धमाकेदार विसल ब्लोइंग करता है और वो दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा नाम लेता है और वो नाम है नासा का प्रोजेक्ट ब्लू बीम। सर्गी मोनास्ट के मुताबिक दुनिया के एलिट्स दुनिया के ऊपर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इंपोज करना चाहते हैं और वो ये काम 4 स्टेजेस में करने वाले हैं। जब आप इन 4 स्टेजेस का सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि स्टेज 1 से आगे दुनिया बढ़ चुकी है और हम नोट तक नहीं करते। सर्गी मोनास्ट कहता है कि पहली स्टेज के अंदर आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज करके मजाहिब को डिस्क्रेडिट किया जाएगा। ये काम आप ऑलरेडी होता हुआ देख चुके हैं कि आपको गलत कार्बन डेटिंग के जरिए मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड फॉसिल्स बताए जाते हैं, डायनासोर्स बताए जाते हैं और हम मिनोअन उस पर ईमान ले आते हैं। सर्गी मोनास कहता है कि दूसरी स्टेज के अंदर आसमान पर बड़े बड़े होलोग्राम्स दिखाए जाएंगे और ये होलोग्राम्स हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के होंगे, बुद्धा के होंगे और दुनिया को पुश किया जाएगा एक सिंगल यूनिफाइड गॉड की तरफ। स्टेज 3 के अंदर एल्फ वेव्स के जरिए इंसानों के दिमागों तक, उनके स्कल तक पहुंचा जाएगा और एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं बात करता हूं इस वीडियो के आखिर में। और स्टेज 4 के अंदर इस दुनिया में ह्यूमैनिटी को यूनाइट किया जाएगा अंडर वन टायरेंट। सर्गी मोनास ने तो यूनाइटेड नेशंस को, नासा को एंटी क्राइस्ट डिक्लेयर किया, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि ये सारे इंकशाफात सर्गी मोनास 1994 में करता है। फिर 1996 में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब वो गिरफ्तार होता है उसे हार्ट अटैक हो जाता है और अचानक मिस्टीरियसली उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद उसकी कोई बायोप्सी नहीं होती, कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती और केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बारे में दुनिया के तमाम बड़े मज़ाहिब मानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में आएंगे। सही बुखारी की अहादीस के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और वो 2 फरिश्तों के साथ दमिश्क में पहुंचेंगे और वो मसीह दज्जाल का खात्मा करेंगे और इस दुनिया में इंसाफ कायम करेंगे। क्रिश्चियनिटी के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से सफेद घोड़े पर आएंगे और उनकी आंखों में आग होगी। नाउ आई एम कोटिंग रेवलेशन 19:11। लेकिन जुडाइज्म का भी यह मानना है कि एक मसीहा आएगा जो उनका निजात दहिंदा होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बारे में तो किसी को शक नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि जहां पर दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बारे में बात करते हैं, वहीं पर दीन इस्लाम दज्जाल की डिसेप्शन पर भी बात करता है कि कैसे इस दुनिया को एक डिसेप्टिव मोड में लाया जाएगा और आज उस डिसेप्टिव मोड की टेक्नोलॉजी तैयार है। अब सवाल यह है कि कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा और क्या वो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मौजूद है? सर्गी मोनास ने अपने मरने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उसने इशारा किया कि इस काम को करने के लिए दुनिया में कौन सी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होंगी। पहला उसने नाम लिया हार्प का। प्रोजेक्ट हार्प के बारे में मैं पहले भी तफसील से बात कर चुका हूं, लेकिन दूसरा उसने नाम लिया वॉइस टू स्कल ट्रांसमिशन का और उसने एक पेटेंट का जिक्र किया। मैं इस पेटेंट को पढ़ना शुरू हो गया और जब मैंने इसको स्टडी किया मैं हैरान रह गया कि ये पेटेंट ऑलरेडी 1989 में इशू कर दिया गया कि जहां पर बगैर स्पीकर के आवाज आपके दिमाग तक पहुंचाई जा सके। इसे वॉइस टू स्कल ट्रांसमिशन कहते हैं। लेकिन ये अकेला एक पेटेंट नहीं है, इस जैसे 3 पेटेंट और हैं और ये तीनों मैं स्क्रीन पर आपके लिए दिखाऊंगा। इनको गूगल पे सर्च भी कर लेना और ये आपके लिए जानने बहुत जरूरी है।
Other than this particular patent of 1989, there is another patent और ये इशू किया गया 1976 में। और ये करता क्या है? ये एक ऐसा apparatus है कि जो ऑल्टरिंग ब्रेन वेव्स क्रिएट करता है और आपको रिमोट न्यूरल मॉनिटरिंग में लेकर जाता है। इसी जैसा एक और पेटेंट है और ये पेटेंट 1992 में इशू किया गया। यानी ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। जब भी आप प्रोजेक्ट ब्लू बीम का जिक्र सुनेंगे, आप एल्फ वेव्स का जिक्र सुनेंगे। वैसे तो एल्फ वेव्स सबमरीन कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन जो एल्फ वेव्स 3 से लेकर 30 हर्ट्ज तक काम करती हैं, ये एल्फ वेव्स वॉइस टू स्कल ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसको उर्फे आम में गॉड्स वॉइस भी कहा जाता है। लेकिन एक जो तीसरा पेटेंट है कि ऑलरेडी दुनिया में इस्तेमाल भी हो चुका है। ये पेटेंट 2002 में इशू किया गया और इस पेटेंट का काम क्या है? ये रेडियो फ्रीक्वेंसी हेयरिंग इफेक्ट क्रिएट करता है और इसे ऑलरेडी इराक वॉर में इस्तेमाल किया जा चुका है, जहां पर इराकी फौजियों तक ये कम्युनिकेशन किया गया, ये आवाज भेजी गई बगैर स्पीकर के, जो उनके स्कल तक पहुंची कि अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहता है कि तुम सरेंडर कर दो। कैन यू इमेजिन? दीज टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी एग्जिस्ट। मैं हैरान होता हूं कि सब कुछ हमारी निगाहों के सामने है, लोग सवाल क्यों नहीं पूछते? अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, लिटरली आपके पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। नासा से अक्सर जब इन प्रोजेक्शंस के बारे में सवाल होता है तो नासा का कहना यह होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है और इसे पैराडोलिया कहते हैं कि इंसान खुद से कोशिश कर रहा होता है बादलों में कोई शक्ल ढूंढने की और जब कोशिश करता है उसे मिल जाती है। अब इस लॉजिक को दुनिया के बहुत से लिबरल्स मान लेते हैं कि साइकोलॉजी ने कह दिया है तो बिल्कुल ठीक कहा और नासा तो हम सवाल ही नहीं कर सकते, नासा तो हमारा दीनो ईमान है। लेकिन कोई यह सवाल क्यों नहीं करता कि जहां कहीं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बादलों में इस तरीके से देखा गया है, कभी हमने उसके कोऑर्डिनेट्स को स्टडी करने की कोशिश की है? आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि फिलीपींस के शहर नागा सिटी के अंदर जहां 8000 कैथोलिक्स ने आसमान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा, ये वही कोऑर्डिनेट्स हैं जहां पर चंद महीने पहले एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया गया और ऑलरेडी नागा सिटी के कोऑर्डिनेट्स फॉल करते हैं एशिया के सबसे बड़े ड्रोन कॉरिडोर के अंदर। और इस प्रोजेक्ट के अंदर मेट्रो मैनिला के थ्रू यूएवीज और लाइडार लेजर के जरिए स्काई मैपिंग की गई और प्रिसिजन नेविगेशन की गई। रही बात अलबामा की, तो अलबामा तो ऑलरेडी डेड सेंटर है प्रोजेक्ट मैवन का और वहां पर एआई की टेस्टिंग की जाती है। इनफैक्ट ये ग्राउंड जीरो है FAA के सर्टिफाइड ट्रेनिंग और कमर्शियल ऑपरेशंस का और ड्रोन जेन्युइनिटी का ग्रेटर मंटगोमरी प्रोग्राम यहीं पर ऑपरेट करता है। तो आपको फिर कहानी समझ में आने लगती है कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस वक्त हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये डिसेप्शन का दौर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम यह है कि दज्जाल का फितना आंखों को खीरा कर देगा। द डिसेप्शन इज ऑल अराउंड यू, व्हाट डू यू हैव? क्या हम देखते नहीं है? फेक न्यूज है, फेक सेलिब्रिटीज है, फेक फूड है और फेक मनी है। हर तरफ फेक आपको बेचा जा रहा है और इन लोगों का टारगेट आपका पैसा, आपका घर नहीं है, इनका टारगेट आप और आपका खानदान है, क्योंकि उन्हें एक फेक गॉड की तरफ लेकर आना है, दुनिया को एक वन वर्ल्ड रिलीजन देना है और दज्जाल को उस ताकत पर, उस तख्त पर बिठाना है और आपके ईमान को कमजोर करना है, आपके ईमान को खरीदना है। और इस सब को जानकर आपका सवाल करना, आपका रिसर्च करना, आपका चीजों को जानना और आपका आवाज उठाना और सबसे बढ़कर आपका जागना अब जरूरी है।